नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी सरकार के एक्शन से उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया है। गैंगस्टर यशपाल तोमर के साथ जमीन की घपलेबाजी का बड़ा मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में आईपीसी 467, 468, 420 और 471 में मामला दर्ज किया गया है। मामले में उत्तराखंड ब्यूरोक्रेट्स के परिजनों के नाम भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एफआईआर में 2 सीनियर आईएएस और 1 आईपीएस के परिजनों के नाम शामिल है। यशपाल तोमर के जरिए उत्तराखंड के नौकरशाहों के परिजनों ने दादरी में जमीन खरीदी और दलित की पट्टे वाली जमीन डरा धमकाकर खरीदने का आरोप है। तो उत्तराखंड के सचिव सीएम मीनाक्षी सुंदरम के ससुर एम भास्करन का भी एफआईआर में नाम है। प्रभारी सचिव और निदेशक खनन ब्रजेश संत के पिता एम संत का भी एफआईआर में नाम है। तो उत्तराखंड के डीआईजी राजीव स्वरूप की मां सरस्वती देवी का एफआईआर में नाम शामिल है। और हरिद्वार में तैनाती के दौरान यशपाल तोमर की मदद का अधिकारियों पर आरोप है। तो मीनाक्षी सुंदरम हरिद्वार में जिला अधिकारी रह चुके हैं। राजीव स्वरूप 2 बार हरिद्वार में कप्तान के रूप में तैनात रह चुके हैं। ब्रजेश कुमार संत के पिता हरिद्वार के डीएम रह चुके हैं। तो ब्रजेश संत हरिद्वार में सीडीओ रह चुके हैं। वहीं उत्तराखंड सचिवालय में नाम सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार न्यूज स्टेट पूरे मामले की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। और आपको बता दें, जिस तरीके से यशपाल तोमर के जमीन फरोख्त का यह मामला सामने आया, उसके बाद उत्तराखंड के तमाम ब्यूरोक्रेट्स में हड़कंप मचा हुआ है। तो अमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त नोएडा से जुड़ रहे हैं और सुरेंद्र डसीला हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। ये पूरा मामले का खुलासा होने के बाद लगातार हड़कंप मचा हुआ है उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स में। देखिए, बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप मचना भी चाहिए, क्योंकि नाम ही इतने बड़े हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर न्यूज स्टेट दिखा रहा है, उसमें देखिए सबसे बड़ा नाम जो है वो आर मीनाक्षी सुंदरम का है, जो सचिव मुख्यमंत्री हैं, जो एमडीडीए के वीसी हैं, उत्तराखंड के रसूखदार आईएएस हैं और कई महत्वपूर्ण पदों में रह चुके हैं। इससे पहले भी मेनका गांधी ने इनके खिलाफ शिकायती पत्र भेजा था और तब भी इन पर आय से अधिक संपत्ति की बात कही थी। लेकिन इस बार सीधे तौर पे इनके परिजन शामिल हैं। जो एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, उसमें जो नाम एम भास्करन का शामिल है, ये बताया जा रहा है कि इनके ससुर हैं, जिनका नाम 6ठी लिस्ट में शामिल है, एम भास्करन। और इस मामले पर इन लोगों से जब इनका वर्जन लेने की कोशिश की गई तो किसी ने फोन उठाया, किसी ने नहीं उठाया, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन दूसरा नाम जो है वो ब्रजेश संत का है। ब्रजेश संत इस समय प्रभारी सचिव हैं और उत्तराखंड में खनन निदेशक के पद पर तैनात हैं। ब्रजेश संत के परिजनों का इसमें नाम शामिल है। और इसके अलावा जो एक नाम है वो उत्तराखंड के डीआईजी राजीव स्वरूप का नाम है, जिनकी माता का भी इस एफआईआर में नाम आया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी इस मामले में अभी तक जो उनके परिजनों के नाम शामिल हुए हैं। बात करता हूं मीनाक्षी सुंदरम साहब, इनको मैंने कॉल की थी, इन्होंने कॉल पिक नहीं की। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में एक जमीन फर्जी वाले मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 6ठे नंबर पर एम भास्करन का नाम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपके ससुर हैं, लेकिन इस पर आपका वर्जन क्या है? इन्होंने मैसेज तो रीड किया, मेरे विजय सोनी कुमार दिखाएंगे कि ये व्हाट्सएप पे मैंने सचिव मीनाक्षी सुंदरम, जो सचिव मुख्यमंत्री हैं, इनको मैंने मैसेज भेजा, लेकिन इन्होंने इस पर कोई रिप्लाई नहीं किया। और राजीव स्वरूप जो डीआईजी हैं, उनसे मेरी फोन पे बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं। ब्रजेश संत से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मैंने उन्हें भी व्हाट्सएप किया, वो भी रीड कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, यशपाल तोमर की करोड़ों अरबों रुपए की जमीन की बात अभी कुछ दिनों पहले हरिद्वार में जांच के बाद आई थी। और ये जो अधिकारी जिनके परिजन शामिल हैं, इन सभी अधिकारियों के हरिद्वार में पोस्टिंग रही है। डीआईजी राजीव स्वरूप की बात करूं तो ये हरिद्वार में 2 बार कप्तान रह चुके हैं। इसके अलावा अगर ब्रजेश संत की बात करूं, ये उत्तराखंड शासन में इस समय प्रभारी सचिव हैं, अपर सचिव खनन है, माफ कीजिएगा निदेशक खनन है। और इनके पिता केएम संत हरिद्वार में डीएम रह चुके हैं पूर्व में।
जो मीनाक्षी सुंदरम है, ये इस समय मुख्यमंत्री के सचिव हैं, एमडीडीए के वीसी हैं, ये खुद हरिद्वार में डीएम रह चुके हैं। यानी हरिद्वार कनेक्शन इन सब का मेन है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो दलित की जमीन थी, पट्टे वाली जमीन, वो डरा धमका के इनको दी गई। किसी भी पट्टे की जमीन को आप नहीं बेच सकते, ना खरीद सकते हैं। इसीलिए इस पूरे मामले की जब जांच हो रही है तो उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी के नाम इसमें शामिल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड के तमाम ब्यूरोक्रेसी के जो नाम है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। उनके परिजनों के नाम जो है वो लगातार खुलकर सामने आ रहे हैं। वापस सुरेंद्र आपके पास आएंगे। अमित, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हड़कंप मचा हुआ है, जिसको विस्तृत रूप से अभी सुरेंद्र ने बताया भी। बिल्कुल, देखिए यशपाल तोमर के अगर नेटवर्क की बात की जाए तो उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और उसके अलावा दिल्ली, पंजाब और राजस्थान, ऐसे तमाम सरकारों में अधिकारी इसके साथ में मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया करते थे। उन अधिकारियों की साठगांठ से पट्टा धारकों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए, ऐसा जिला प्रशासन की जांच में अब से पहले मामला सामने आ चुका है। जो भी SC ST वाले पट्टा नहीं देते थे या अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते थे, उन लोगों के खिलाफ रेप या लूट या अन्य धाराओं में उत्तराखंड में भी कई मामले दर्ज कराए गए थे और उसका दबाव बनाने के बाद ये जमीन वापस लिया करता था। 1997 में जब 283 इन पट्टों का आवंटन हुआ था तो तत्कालीन SDM द्वारा इनको हापुड़ ADM के पास जांच के लिए भेज दिया गया था। और उसी दौरान ये बात भी सामने आई थी कि जो पट्टों का आवंटन हुआ है उसमें से 111 लोग ऐसे हैं जो अपात्र हैं, गलत तरीके से इन पट्टों का आवंटन कर दिया गया है। बावजूद उसके 1997 से लेकर अभी तक इस जांच को इधर से उधर भेजे जाता रहा और अब योगी सरकार में कार्रवाई देखी गई है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और जब इस जांच को हापुड़ ADM के पास भेजा गया था, उसी दौरान पूरी जमीन को दूसरों के नाम पर पट्टे कराकर, जिसमें 9 लोगों के खिलाफ FIR अभी दर्ज की गई है जिला प्रशासन के आदेश के बाद। इन 9 लोगों के अलावा उसके नौकर और यशपाल के नेटवर्क के अन्य अधिकारी और सफेद पोस्ट लोग जो हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई देखी जाएगी। जबरन ऐसे लोगों पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप जांच में निकल कर आया है। जिन लोगों की भी जमीन यशपाल तोमर ने लेनी चाहिए गौतम बुद्ध नगर में, उन लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के लोगों का इस्तेमाल किया करता था और उसकी एवज में उनको पार्टनरशिप दिया करता था जमीनों के। जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी के काफी लोगों के परिवार वाले लोगों इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। इसी तरीके से दिल्ली, राजस्थान या पंजाब के अधिकारी या उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के परिजन भी आने वाले दिनों में सामने आएंगे। और जिस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है उसमें कई चौंकाने वाले लगातार खुलासे सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कई बार शिकायत की गई, शिकायत करने के बाद ADM कोर्ट में भी मामला चलता है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की तरफ से भी जांच की जाती है। उत्तराखंड पुलिस अलग मामले की जांच कर रही है। मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ पुलिस ने भी FIR दर्ज की हुई है और मेरठ पुलिस पिछले दिनों गेटनोड़ा पहुंची और पट्टे की जो जमीन थी करीब 300 बीघे के आसपास, उस पूरी जमीन को कब्जे में लिया गया था और मेरठ पुलिस द्वारा कहा गया था कि मेरठ पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि वो झूठे मुकदमे दर्ज कराने के बाद किसी के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज कराना हो, किसी के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराना हो, इस चीज में माहिर था और तमाम अधिकारियों के साथ उसके ताल्लुकात थे, क्योंकि जमीन में उनको पार्टनरशिप दिया करता था। इस तरीके का खुलासा अभी तक की जांच में सामने आया। माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के लोग सामने आए तो आने वाले दिनों में कुछ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं कि उनके भी परिजनों के नाम पर ये जमीन की गई थी यशपाल तोमर के द्वारा। बिल्कुल, यशपाल तोमर के बाद ये तमाम नाम जो है वो लगातार खुलकर सामने आ रहे। सुरेंद्र आपके पास आएंगे। जिस तरीके से जो लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे उनके ऊपर तमाम मुकदमे उत्तर प्रदेश में तो कायम हुए हैं, क्या उत्तराखंड में भी कुछ लोगों के खिलाफ इस तरीके के मुकदमे किए गए हैं? उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार विस्तार से पूरी खबर दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे जांच में आगे बढ़ेंगे। पहले मैं एक स्पष्टीकरण ये दे दूं कि जो ब्रजेश संत हैं ये निदेशक खनन के साथ साथ ये ही MDDA के VC हैं। जो मीनाक्षी सुंदरम है ये सचिव मुख्यमंत्री के पद पर तैनात हैं। ये आपको जानकारी दे दूं। जहां तक आपने बात की उत्तराखंड में, देखिए बिल्कुल जब जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि हरिद्वार में भी करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था और हरिद्वार में भी मामले की जांच चल रही है और हरिद्वार में भी ये देखा जाएगा क्या इन रसूखदार अधिकारियों ने
पद पर रहते हुए या इनके परिजनों ने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया था, उस वक्त कैसी उसे मदद पहुंचाई थी। क्योंकि नेक्सस तो सीधा निकल रहा है कि हरिद्वार में यशपाल तोमर को मदद दी गई और यशपाल तोमर ने फिर नोएडा में, जिला गौतम बुद्ध नगर में इन सभी को मदद दी। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि 420, 467, 468, 471, 506 ये एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। आईपीसी की धाराएं हैं जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। उन 9 लोगों के नाम मैं पहले पढ़ देता हूं जिनके नाम इस एफआईआर में शामिल हैं। यशपाल तोमर पहले नंबर पे, इसके बाद हैं नरेंद्र कुमार, तब तीसरे नंबर में करमवीर, चौथे में बैलू, पांचवें में कृष्णपाल, छठे में है एम भास्करन जो सचिव, मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं मीनाक्षी सुंदरम, इनके ससुर हैं। 7वें नंबर पर के.एम. संत उर्फ खचेरमल, ये ब्रजेश संत जो उत्तराखंड में इस समय प्रभारी सचिव हैं, सीनियर आईएएस हैं, इनके पिता हैं और हरिद्वार में डीएम रह चुके हैं। इसके अलावा 8वें में गिरीश वर्मा हैं। 9वें में श्रीमती सरस्वती देवी, ये उत्तराखंड के डीआईजी राजीव स्वरूप की माताजी हैं। इन तमाम अधिकारियों से मैंने मैसेज के जरिए इनका वर्जन लेना चाहा, फोन किया, लेकिन किसी ने भी वर्जन नहीं दिया। लेकिन नोएडा में जो एफआईआर हुई है उसके बाद उत्तराखंड शासन में हड़कंप मचा हुआ है। ये हड़कंप इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार छवि के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ईमानदारी को लेकर कह रहे हैं, और ऐसे अधिकारी अगर उनके परिजन शामिल हैं तो ये सरकार की इमेज पर भी बट्टा लगाने वाली बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी ये जांच प्रारंभिक स्तर पे है। जिस तरह अमित बता रहे हैं कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कई राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ सकते हैं। आप देखिए ये ब्यूरोक्रेट्स कितने प्रभावशाली हैं कि एक दूसरे राज्य में बड़े पैमाने पर जमीन में इनके नाम शामिल होते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि कौन दोषी है कौन नहीं है, लेकिन इस एफआईआर में जिस तरह से नाम आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने नाम इनके एफआईआर में डाले हैं, तो कहीं ना कहीं पहले जांच हुई होगी, पुष्टि की होगी, उसके बाद ही इतने बड़े अधिकारियों के परिजनों पे हाथ डाला होगा। ये उत्तराखंड शासन की सबसे बड़ी खबर है कि आखिरकार इन सारे ब्यूरोक्रेट्स का लिंक क्या है, इनके परिजन क्या इनके नाम पर इस पूरे मामले में शामिल थे, और हरिद्वार कनेक्शन सबका क्यों निकल के आ रहा है, क्यों हरिद्वार में जो तैनात है उसी के संबंध यशपाल तोमर से हैं। ये सारी बातें जांच के दायरे में आएंगी। बिल्कुल, ये तमाम जो बातें हैं वो जांच के दायरे में है और आने वाले समय में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। सुरेंद्र, जब तक ये जांच चलेगी, जिन लोगों के नाम इसमें शामिल हैं, जिनके परिजनों के नाम इसमें शामिल हैं, तो क्या उतने दिन तक उनको उनके पद से हटाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अब जिस तरह से ये खबर मीडिया में आई है और लगातार प्रमुखता से इस खबर को उठाया गया है न्यूज स्टेट के द्वारा, उसके बाद उत्तराखंड शासन में भी हड़कंप है, अधिकारी भी बात कर रहे हैं। और अगर निष्पक्ष जांच होनी है, सरकार जिस तरह से अभी तक पारदर्शिता से काम कर रही है, और ऐसे में अगर इन अधिकारियों के परिजनों के नाम शामिल हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे। और दूसरी बड़ी बात, अगर प्रभावशाली व्यक्तियों के परिजनों के नाम एफआईआर में होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उनको पदच्युत किया जाता है, यानी पदों से हटाया जाता है, जिससे कि जांच प्रभावित ना हो। तीनों अधिकारियों से मैंने बात करने की कोशिश की, तीनों ने बात करने से, हालांकि मैं बताऊंगा डीआईजी राजीव स्वरूप से मेरी जरूर बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा कोई परिजन शामिल नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत खबर है, उन्होंने सिर्फ ये कहा मैं अभी इस पर बात नहीं करना चाहता हूं। तो आप समझिए कि किस तरह से अधिकारी इस पूरे मामले पर बात करने से बच रहे हैं। और हड़कंप की बात जो मैं शासन में कह रहा हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक महिला अधिकारी आईएएस का भी इसमें नाम शामिल है। अभी जांच चल रही है, इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो नाम एफआईआर में शामिल हैं, जिनकी पुष्टि हो चुकी है, उन सारे नामों से हमने अवगत कराया है। और ये उत्तराखंड शासन को लेकर एक बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड के अगर वरिष्ठ आईएएस, आप देखिए मीनाक्षी सुंदरम सचिव मुख्यमंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उनके सीधे तौर पे उनके ससुर का नाम अगर घोटाले में शामिल है, और ब्रजेश संत जो सीनियर अफसर हैं उनके पिता का नाम अगर शामिल है, जो पूर्व में हरिद्वार में डीएम रह चुके हैं, और राजीव स्वरूप जो डीआईजी है उनकी माता का नाम शामिल है, तो आप समझिए कितने प्रभावशाली लोग इस मामले में शामिल हैं और ये नेक्सस कितना बड़ा हो सकता है।
बिल्कुल ये नेक्सस बहुत बड़ा है जो 2 राज्यों तक ही नहीं बल्कि कई राज्यों तक इनकी ये पूरे घोटाले के जो तार है वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रथम दृष्टि अगर हम देखें सुरेंद्र, राजीव स्वरूप 2 बार हरिद्वार के कप्तान रहे जैसा कि आपने बताया है, और ये तमाम जो लोग हैं इनकी सुई कहीं ना कहीं हरिद्वार पर ही आकर अटक रही है। तो क्या आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब हरिद्वार में यशपाल तोमर की जो जमीनों की जांच की थी, अरबों की संपत्ति निकली और वहां से एक बड़ा नेक्सस निकलता है। आखिर क्यों जिन लोगों के परिजनों के नाम शामिल हैं इन सब की नियुक्ति हरिद्वार में होती है। मीनाक्षी सुंदरम हरिद्वार में डीएम रहे, जो केएम संत हैं, जो ब्रजेश संत के पिता हैं, ये खुद हरिद्वार में डीएम रहे हैं, और उसके बाद ब्रजेश संत वहां सीडीओ रहे हैं, राजीव स्वरूप वहां 2 बार डीआईजी रहे हैं। ये तमाम तीनों अधिकारी हरिद्वार में रहते हैं, यानी तीनों अधिकारियों के जरिए इनके परिजनों ने लाभ उठाया और इनके पद पर रहते हुए इन तमाम चीजों का, इस रसूख का फायदा यशपाल तोमर को दिया गया और यशपाल तोमर उसे सूद समेत लौटाता है ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, जहां अरबों की संपत्ति में इन तमाम लोगों का जिक्र होता है। क्योंकि जो नरवाल की एफआईआर है, जो शिकायत करता है इस मामले में, उसने जब पूरी शिकायत की गई तो ऐसा नहीं होता है कि पुलिस को यह नहीं पता होगा ये कितने बड़े रसूखदार लोगों के परिजन हैं। तो बाकायदा जांच हुई होगी, सारी चीजें पुष्ट हुई होंगी, उसके बाद ही एफआईआर में ये सारे नाम शामिल किए होंगे। लेकिन अभी भी जांच होगी, आईओ जो विवेचक होंगे वो पूरी जांच करेंगे, एक एक चीज का पता लगाएंगे। लेकिन बड़ी बात वही है कि उत्तराखंड शासन के 2 बड़े अधिकारी और उत्तराखंड पुलिस महकमे का एक बड़ा अधिकारी अगर सीधे तौर पर इसमें शामिल है, जिनके परिजनों के नाम आ रहे हैं, तो ये शर्मनाक है और इस पर कार्रवाई क्या होगी ये उत्तराखंड से भी देखना होगा। बिल्कुल आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी इसकी जानकारी भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अमित हमारे साथ बने हुए, अमित आपके पास आएंगे। जिस तरीके से यशपाल तोमर के ऊपर एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं और कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए यशपाल तोमर को लेकर पिछले दिनों से जो कार्रवाई देखी जा रही है उसमें खास तौर पर ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सख्त कार्रवाई करें और इस मामले से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो चाहे अधिकारी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की तरफ से जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी वो शासन को भेज दी गई है और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही ये मुकदमे दर्ज होने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो माना जा रहा है आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई बड़े सफेदपोश नेताओं पर और उन अधिकारियों पर देखने को मिलेगी जिनकी साठगांठ और संरक्षण के चलते यशपाल तोमर अपना पूरा खेल खेला करता था। गांव के चिठेड़ा गांव के लोग लगातार इस मामले के खुलासे के बाद सामने आ रहे हैं। 2 लोगों का ये भी आरोप है कि दिल्ली से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, फर्जी धाराओं में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया और उसके बाद उनको दिल्ली पुलिस ने अभी तक भगोड़ा घोषित कर रखा है, यानी वो लोग दिल्ली में दाखिल होंगे तो उनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेगी। जबकि उनका दोष केवल इतना था कि उन्होंने यशपाल तोमर को अपनी पट्टे की जमीन देने से इनकार कर दिया था। इसी तरीके से गांव के काफी लोग ऐसे हैं जिनको झूठे रेप केस में फंसाया गया, किसी के खिलाफ राजस्थान में मुकदमा दर्ज कराया गया तो किसी के खिलाफ पंजाब में मुकदमा दर्ज कराया गया, किसी के खिलाफ उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज कराया गया। इन अधिकारियों के पूरी सरपरस्ती के अंदर एक पूरा नेटवर्क यशपाल तोमर ने बना रखा था। ये इस जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स के सफेदपोश नेताओं के संरक्षण में यशपाल तोमर इस पूरे खेल को खेला करता था वो भी काफी हद तक बेनकाब हो गए। तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों पर देखी जा सकती है। वहीं यशपाल तोमर की अगर खुद की बात की जाए तो उसके 3 नौकर और एक ड्राइवर वो पूरे मोहरा थे इस पूरे खेल में। बिल्कुल वो मोहरा थे इस पूरे खेल में। वापस आएंगे सुरेंद्र आपके पास आए। राजीव स्वरूप से चूंकि आपकी बात हो पाई, बाकी लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने आपका मैसेज सीन किया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया है। राजीव स्वरूप ने भी जो आरोप लगे हैं, जो नाम उनका खुलासा हो रहा है उस पर असहमति नहीं जताई है, ना ही उन्होंने मुंह एक तरीके से हम कह सकते सहमति है, आरोपों पर बात भले ही ना की उन्होंने। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी खबर चलाने से पहले हमें जिन पर आरोप लगे हैं उनका पक्ष जानना चाहिए और इसीलिए हमने राजीव स्वरूप जो डीआईजी हैं, पीटीसी में
प्रिंसिपल के पद पर तैनात है नरेंद्र नगर में, उनको फोन किया था, उन्होंने फोन पिक किया और मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि जो 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक एफआईआर जो श्रीमती सरस्वती देवी के खिलाफ है वो आपकी माताजी हैं, ये क्या मामला है, क्या आपका इससे कोई लिंक है? उन्होंने सीधे तौर पे मुझसे फोन पे कहा कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा कह के उन्होंने मेरा फोन काट दिया। तो इससे मतलब समझ में आता है कि आप पर जो आरोप लग रहा है आप उसका खंडन नहीं कर रहे हैं और ये एक तरफ से आपकी पूरी मूक सहमति है। दूसरा, जो 2 अधिकारी हैं जिनमें एक सचिव मुख्यमंत्री हैं और दूसरे अधिकारी हैं जो वीसीसी एमडीडीए वीसी हैं और निदेशक खनन हैं ब्रजेश संत, इन दोनों को मैंने व्हाट्सएप किया, दोनों सीन कर चुके हैं व्हाट्सएप के मैसेज को, लेकिन दोनों ने रिप्लाई नहीं किया और हम जानना चाहते थे कि आखिरकार ये आरोप सच हैं झूठ हैं, क्योंकि खबरें बहुत तरह की चलती हैं, लेकिन पूरी तरह से हम आश्वस्त थे, हमने पूरी जानकारी जुटाई थी, लेकिन हम इनसे वर्जन लेना चाहते थे कि आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं और इन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रहिएगा। सुरेंद्र, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार इस पूरी खबर के बारे में हर एक अपडेट हम आप तक